डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सीटेट दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए अपना मैथ कंटेंट 15 में 15 नंबर लाने की तैयारी चल रही है। इससे में यह हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है मैथ की, जो कि इससे पहले भी 5 सितंबर से यह सेशन स्टार्ट हुआ था और 5 सितंबर को इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम इस चैनल पे क्या-क्या पब्लिश्ड होने वाले हैं और साथ में आपको इस एग्ज़ाम में मैं कैसे मदद करने वाला हूँ, यानी कि डीवीएस टीच टीम आपको कैसे मदद करेगी। ये सभी जानकारी आपको 5 सितंबर वाली वीडियो में मिली थी। 6 सितंबर को एक वीडियो अपलोड हुआ था। 6 सितंबर को कब? 6 सितंबर को एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि आप जो कि 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया गया था और यह इसी सेशन की अगली वीडियो हो रही है, जो कि यह वीडियो आपको 8 तारीख को पब्लिश्ड होगी। कब होगी? 7 तारीख को, सॉरी 7 अगस्त को, 7 सितंबर को यह वीडियो पब्लिश्ड हो रही है और इसी के साथ आप इसी तरीके से इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपने डेली 15 क्वेश्चन कंटेंट सेक्शन के मैथ के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदी, ईवीएस, सीटीपी सभी का क्लास स्टार्ट हो जाए धीरे-धीरे। लेकिन आप लोगों का डिमांड जैसा होगा उसके अनुसार काम होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग मैथ कंटेंट के 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, एक चैनल को फॉलो करते हैं, यानी कि मुझे ही फॉलो करते हैं मैथ के लिए स्पेशली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 में मिनिमम 14 नंबर आपको निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे। मिनिमम 14 नंबर आएँगे ही आएँगे, क्योंकि यह बहुत ही ईज़ी है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर आपको आता है तो 15 में 14 नंबर, 15 में 15 नंबर भी आप ला सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या पूछा गया था? 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इससे पिछली सेशन में 20 अगस्त को इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो उसका भी आंसर 5 ही था और इसका भी आंसर संभवतः 5 ही होगा। लेकिन पिछली सेशन अगर आप देखे होंगे, तो वहाँ से इसका आंसर निकालना आप बहुत जल्दी सीख चुके होंगे। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर का क्या करना है, 48 वो छोटा वर्ग है। वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कंडीशन यही है, इसलिए इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पे लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। ये 48 को कितना है? 48 को वर्ग है, 48 को, इसकी संख्या कितनी है? 48 है। अब कहा जा रहा है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसका प्रमाणिक क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो? 48 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग इसको बताए थे कि इसको किसी 2 संख्या को किस प्रकार से गुणा करके कितनी बार गुणा करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो हमें 2 संख्या ही चुनना है, यानी कि इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 1 गुना 48 करेंगे तो फर्स्ट निकलेगा, दूसरा 2 गुना 24 करेंगे, जब तक यह रिपीट करना शुरू ना कर दे, यानी कि 48 गुना 1 तक हम लिखते चलेंगे, जब तक यह चलेगा। 16 तिया 48, 16 तिया 48, इसके बाद 12 चौका 4 से कटेगा, 12 चौका 48, इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 6 हाँ, 6 से कट जाएगा। 6 8 छक 48, 6 से 8 छक 48। अब देखिए, अब यहाँ से हम अगर दूसरा लिखना शुरू करें, तो 8 गुना 1 हो जाएगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, तो 8 छक 48। तो यहाँ से देखिए, ये फिर से रिपीट करना शुरू हुआ ना, तो रिपीट नहीं करना चाहिए, वहीं कुल संख्या आपको बताना है। तो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको? तो 5 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो 5 प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और कहा जाएगा कि कितने प्रकार से आयत को व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने प्रकार से उम, वर्ग को व्यवस्थित किया जा सकता है, या नंबर, यहाँ पे सिर्फ़ नंबर चेंज होगा। इससे पहले पूछा गया था 20 अगस्त को, शायद संभवतः 24 था, 24 आयत को व्यवस्थित करना था और उसका क्षेत्रफल परिमाणी था। तो इस प्रकार से भी हम 1 गुना 24 किए थे, 1 गुना 24, 2 गुना 12, इस टाइप से इसका भी हम लोग आंसर निकाले थे। आप बताएँगे कि 24 अगर यहाँ पे होता, तो इसका आंसर सही क्या होता? अगर 24 होता है तो इसका सही आंसर क्या होता? आप इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार से जनरल स्पेशली मैथ के लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सेकंड है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। आपके एग्ज़ाम में, आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं।
तो उसी में कहा जा रहा है दोनों सिरों से रूही, एक लड़की का नाम है क्या? रूही का 19वाँ स्थान है, 19वाँ स्थान है, दोनों सिरों से, यानी कि क्लासरूम है। मान लीजिए यह क्लासरूम है, आपका क्या है? क्लासरूम में है और यहाँ पे यह जूही बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है? रूही बैठी हुई है और इसका कहा जा रहा है कि इधर से भी 19वाँ स्थान है और इधर से भी 19वाँ स्थान है, यानी कि लेफ्ट से भी 19 है और राइट से भी 19 है। ऐसे यह क्वेश्चन तो रीज़निंग का है, लेकिन आपके मैथ में भी पूछा जाता है और कहा जाए रीज़निंग में किस चैप्टर का है? तो रैंकिंग का है और रैंकिंग का एक फ़ॉर्मूला होता है, क्या? कुल क्या पूछा जा रहा है आपसे? कुल छात्रों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कहते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी कि 19 प्लस 19 माइनस 1 19 दूना 38 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 कितना होगा? 37 इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? 37 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है यहीं पे कि बताओ रूही का स्थान अब 22वाँ है, तो 22वाँ है तो क्या करते? अब कुल छात्रों की संख्या पूछता, कुल छात्रों की संख्या पूछता तो आप क्या करते? तो 22 दूना 44 माइनस 1 यानी कि 44 माइनस 1 करते तो कितना हो जाता? 43 इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रूही का स्थान अगर 26 होता तो कुल छात्रों की संख्या क्या होती? यह आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसे भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे कि आखिर क्या होगा, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आता है तो इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और इस प्रकार के कंटेंट और कम ड्यूरेशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, अस्मिता विद्यालय की कोष्ठी यानी कि नौकर, चपरासी या कर्मी बोल सकते हैं, कोष्ठी में साढ़े 8 एएम से 15 मिनट पहले पहुँची। कितना? साढ़े 8 बजे। पहुँचना कितना था? पहुँचना था तो कितना? साढ़े 8 तक पहुँचना था। कहाँ तक पहुँचना था? साढ़े 8 तक। मान लीजिए यह आपका साढ़े 8 टाइम हो रहा है, लेकिन इससे 15 मिनट पहले पहुँच चुकी है, यानी कि कितने बजे पहुँची है? 8:15 में पहुँची है। कौन पहुँची है? तो अस्मिता पहुँची है। कौन पहुँची है? अस्मिता पहुँची है। कौन पहुँची है? अस्मिता पहुँची है। विद्यालय देखिए, अस्मिता विद्यालय की कोष्ठी में साढ़े 8 एएम से 15 मिनट पहले पहुँची, यानी कि पहले का मतलब क्या होता है? साढ़े 8 से 15 मिनट कम, यानी कि कितना होगा? 8 बज के 15 मिनट होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची। यानी कि यह यहाँ पे साढ़े 8 में किसको आना था? कोष्ठी को आना था। किसको आना था? कोष्ठी को आना था। इससे अस्मिता कितने मिनट पहले पहुँची है? तो 15 मिनट और कहा जा रहा है कि सहकर्मी से आधा घंटा पहले, सहकर्मी से कौन? आधा घंटा पहले पहुँची। कौन पहुँची? तो अस्मिता पहुँची। यानी कि अब सहकर्मी को कितने बजे पहुँचना था? सहकर्मी को यानी कि अस्मिता का टाइम अब कोष्ठी की वजह से फिक्स हो गया ना। कोष्ठी की वजह से अस्मिता का टाइम फिक्स हो गया क्योंकि कोष्ठी तो साढ़े 8 बजे पहुँच रहा है और कोष्ठी से अस्मिता 15 मिनट पहले पहुँच रही है। यानी कि 8 बज के 15 मिनट पर अस्मिता पहुँच रही है। तो अब कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची। सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची, यानी कि इसमें आपको 30 मिनट जोड़ देना होगा, आधा घंटा जोड़ देना होगा, यानी कि 8 बज के 45 मिनट पे कौन पहुँच रहा है? तो सहकर्मी पहुँच रहा है, यानी कि 8 बज के 15 मिनट पे आपका सहकर्मी पहुँच रहा है। तब न इससे कितना देर कम? 30 मिनट कम अस्मिता पहुँचेगी, 30 मिनट पहले अस्मिता पहुँचेगी। तो यहाँ पे कौन है? सहकर्मी है, यहाँ पे कौन है? तो सहकर्मी है। कौन है? सहकर्मी है। जो कि कोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुँचा, जो कि कोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुँचा। कोष्ठी से कितना देरी से पहुँचा? तो 40 मिनट की देरी से पहुँचा। 40 मिनट की देरी से पहुँचा। कौन पहुँचा? कोष्ठी की 40 मिनट की देरी से। कोष्ठी इससे भी 40 मिनट पहले पहुँच चुका है। कोष्ठी कितने बजे पहुँचा है? तो 40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले का मतलब क्या है? इसको इरेज़ कर देते हैं क्योंकि अस्मिता का टाइम तो फिक्स हो गया था। 8:15 में पहुँचेगी और इससे 30 मिनट बाद में कौन पहुँच रहा है? तो सहकर्मी पहुँच रहा है और सहकर्मी से 40 मिनट पहले कौन पहुँच रहा है? तो सा 40 मिनट पहले आपका कोष्ठी पहुँच रहा है। कोष्ठी पहुँच रहा है, तो कोष्ठी का टाइम क्या होगा? यहीं आपसे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। कोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? तो 8 बज के 45 मिनट में से 40 मिनट आप कम करेंगे तो क्या होगा? 8 बज के 5 मिनट नहीं होगा? 8 बज के 5 मिनट नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे 8 बज के 15 मिनट, 9 बज के 10 मिनट और 8 बज के 45 मिनट, 8 बज के 5 मिनट, तो कौन-सा हो जाएगा आपका आप सही? 8 बज के 5 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार से
आपको क्वेश्चन डाटा आगे-पीछे चेंज करके इसी टाइप के आपके सीटेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग घबराएँगे नहीं, सीटेट पेपर 1 और 2 में एप्रोक्सतः मान के चल सकते हैं कि सेम ही रहता है, थोड़ा-सा डिफरेंस रहेगा। इसमें हम लोग जोड़-घटाव पढ़ रहे हैं, तो उसमें बटा पढ़ के जोड़-घटाव गुना, इसी तरीके से थोड़ा-सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, वो भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या है, हमें पता नहीं कि संख्या क्या है, 100 के आधे से अधिक है। संख्या हमें पता नहीं है, संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उदाहरणतः या अनुमानतः कहा जा रहा है कि 100 के आधे से अधिक है। यानी कि 100 का आधा कितना होगा? आधा का मतलब 1/2, यानी कि 50 से क्या है? संख्या ज़्यादा है। यानी कि 50 से ज़्यादा कौन है? संख्या है। अभी तक बस इतना तक हम लोग पढ़े, तो इतना ही आपका क्या हुआ? कंक्लूजन डिसाइड हुआ, यानी कि निष्कर्ष इतना ही अभी तक निकला है। यानी कि संख्या जो है वह 50 से बड़ा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा कहा जा रहा है, ठीक है? 100 से ज़्यादा कौन है? संख्या है। और आगे कहा जा रहा है, यह 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। 6 दहाई का मतलब क्या है? 6 गुना 10, 6 गुना 10, दहाई, इकाई दहाई, यानी कि 1 गुना 10, यानी कि 6 गुना 10, दहाई से अधिक है। अब तो 50 का भी बात छोड़ दीजिए, 6 दहाई का मतलब क्या है? 60 से ज़्यादा है, क्या है? 60 से ज़्यादा है, क्या है? अब संख्या कितना से ज़्यादा हो गया? 60 से ज़्यादा है और 8 दहाई से कम है। अब कहा जा रहा है कि 8 दहाई से क्या है? संख्या कम है, यानी कि 8 दहाई का मतलब 80, कितना हुआ? 8 दहाई का मतलब 80। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे कि 8 दहाई का मतलब क्या है? तो 8 गुना 10 यानी कि 80, कितना है? 80 से कम है। अब संख्या देखिए, संख्या का कंक्लूज़न क्या निकला है अभी तक? संख्या का कंक्लूज़न निकला है, यानी कि नंबर जो हमें निकालना है, संख्या जो निकालना है, वह 60 से तो बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है। 60 से तो बड़ा है लेकिन 80 से छोटा है। यहाँ तक हम लोग पढ़े तो डिसाइड हुआ। आगे चलते हैं। इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। अंकों का योग कितना है? तो 9 है। यानी कि जो संख्या होगा वह अंकों का योग 9 होगा। अंकों का योग, यानी कि जो भी संख्या हो, जो भी संख्या हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 72 ही है, ऑप्शन में 72, 30, 63, 54, 81 दिया हुआ है, तो इसमें कहा क्या जा रहा है? अंकों का योग, यानी कि 7 प्लस 2 बराबर 9। अगर अंकों का योग यहाँ पे कह देता 9, तो यहाँ पे तो 72 का भी योग कितना हो रहा है? 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 ही आएगा। 6 प्लस 3 भी करेंगे तो 9 ही आएगा। 5 प्लस 4 करेंगे फिर भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। 8 प्लस 1 करेंगे फिर भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो यहाँ पे तो सभी नंबर का, सभी ऑप्शन का क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। अगर किसी एक ही ऑप्शन का आता 9, तो आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाता है? जिसका 9 आता वही होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि संख्या 60 से बड़ा होना चाहिए। संख्या 60 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या यह 54 60 से बड़ा है? या 54 60 से बड़ा है? देखिए, क्या 54 60 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 54 60 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है 80 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80 से छोटा होना चाहिए। तो 81 कभी भी संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि 80 से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन आप ये जो हम लोग कन्क्लूज़न अभी तक निकाले हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो भी संख्या होगी, वह 80 से छोटी होगी, लेकिन 60 से बड़ी होगी, लेकिन 60 से बड़ी होगी। तो अभी तक तो 2 ऑप्शन आपका साइड हो गया, बचा 2 ऑप्शन। अब कहा जा रहा है कि अंकों का योग, तीसरा कन्क्लूज़न निकला है क्या? अंकों का योग जो है, अंकों का योग कितना होगा? अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9 होना चाहिए। 6 दहाई 8 दहाई को हटा देते हैं, क्योंकि आपको तो दहाई का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि 10 से गुणा करना है। क्या करना है? 10 से गुणा करना है। आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। अब कहा जा रहा है कि दहाई का यह जो अंक है, वह इकाई से दुगुना है। इकाई से दुगुना है। यानी कि यहाँ पे अगर इकाई पे 1 है, तो 1 का दुगुना कितना होगा? 2 होगा। यानी कि इकाई पे 2 होगा, तो दहाई पे 4 होगा। इकाई पे 3 होगा, तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है और कन्क्लूज़न भी हमारे पास कितने निकले? 2 अभी बचे हुए हैं। कहा जा रहा है इकाई से क्या होना चाहिए? दुगुना होना चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स इस होना चाहिए। कौन-सा? दहाई वाला अंक 2 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए, क्या 2 का दुगुना आप करेंगे, 2 का दुगुना करेंगे तो 7 आएगा क्या? 2 का दुगुना करेंगे 7 आएगा क्या? 2 गुना 2 करेंगे तो 7 आएगा कभी भी? तो बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं हुई।
ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 4 तो गलत है ही, क्यों? तो आपसे सबसे ऊपर ही कहा जा रहा था कि 80 से छोटा होना चाहिए और 60 से बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो इसका भी 9 है और इसका भी 9 है। तो अभी तो कटेगा नहीं इससे, इस कंक्लूजन से तो कटेगा नहीं, लेकिन आगे इसी लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स यानी कि दुगुना होना चाहिए। तो 3 का दुगुना हम लोग करेंगे तो 6 आएगा, 3 का दुगुना करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि 63 ही ऐसी संख्या है जो सभी कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। देखिए, अगर यह आंसर है तो यहाँ पे सभी कंडीशन भी वेरीफाई होने चाहिए। तो देखिए, इकाई का अंक सबसे पहले इकाई से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो इकाई का अंक दहाई से दुगुना इकाई दहाई का अंक इकाई से दुगुना है। तो देखिए, क्या 3 का दुगुना 6 होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल। यह तो सर्टिफाइड हुआ। यानी कि जो गुना वाला है, यह वेरीफाई हुआ। दूसरा कहा जा रहा है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए, यानी कि 6 प्लस 3 बराबर 9, ये भी वेरीफाई हुआ। 6 प्लस 3 बराबर ये 9, ये भी वेरीफाई हुआ, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। आगे कहा जा रहा है कि 80 से कम, तो 80 से तो कम है ही, 60 से 12, 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा भी है और 80 से भी कम भी है, यानी कि इस नंबर पे, इस आंसर पे, इस ऑप्शन पे सभी कंक्लूजन या सभी क्राइटेरिया बिल्कुल सही शत प्रतिशत लागू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शत प्रतिशत लागू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप निश्चित रूप से बना पाएँगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगस्त में किसी कारणवश से 1-2 नंबर से रह गए थे, तो उनको यह वीडियो अवश्य रूप से शेयर कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मैथ सेक्शन में प्राप्त कर सकें। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री, किताब, कॉपी की दुकानें की बात की जा रही है। वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्या दी गई है? वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेन क्रेयॉन क्रेयॉन का 1 पैकेट ₹15.50 मूल्य है। कितना है? ₹15.50। पेंसिल का 1 पैकेट का मूल्य है ₹14। स्केच पेन का 1 पैकेट का दाम है ₹22.50। एक कैंची का दाम है ₹17 और एक रबर का दाम है ₹2। चमकीले कागज की 1 परत शीट का दाम कितना है? ₹2.50। सजावटी स्टिकर का 1 पैक का दाम है ₹5। अब इसमें खरीदा कौन क्या है? इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सोहेल ने किसने बायर कौन है? यानी कि बायर कौन है? तो सोहेल है। कौन है? सोहेल। कौन है? सोहेल है। अब क्या-क्या खरीदता है? तो 1 पैकेट केयार, 1 पैकेट 1 पैकेट के केराल केरान सॉरी जो भी हो, थोड़ा-सा अशुद्धि है पढ़ने में, लेकिन आप ध्यान से देख लेंगे। 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल, क्या खरीदना है? 2 पैकेट पेंसिल, यहाँ तक हम लोग कर लिए। 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, 1 क्या खरीदना है? 1 कैंची, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें, 5 शीट खरीदना है, 5 शीट कौन चीज़ का? चमकीला पेपर का, चमकीला पेपर का कितना शीट? 5 शीट, आगे चलते हैं। और 1 सजावटी स्टिकर भी और 1 सजावटी स्टिकर, क्या खरीदना है? 1 सजावटी स्टिकर भी खरीदना है, सजावटी स्टिकर, 5 1 स्टिकर खरीदना है। चलिए इस सभी का लास्ट में कहा जा रहा है कि खरीदे उसको कितना भुगतान करना होगा उसको कितना भुगतान करना होगा? यानी कि सोहेल को इतना सामान ले लिया है, दुकानदार से इतना सामान तो लिया है, लेकिन इसके बदले में उसको देना कितना होगा? कितना मूल्य देना होगा? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक किरान का दाम कितना है? एक किरान का दाम देखिए ₹15.50 ₹15.50 यानी कि साढ़े ₹15 2 पेंसिल यहाँ पे कहा जा रहा है 1 पेंसिल का ₹14 1 पेंसिल का दाम कितना है? देखिए 1 पेंसिल पैकेट का दाम ₹14 तो 2 पेंसिल पैकेट का दाम 2 गुना 14 यानी कि ये तो 15.50 ही होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 दूना ₹28। एक स्केच पेन का दाम देखिए स्केच पेन का 1 पैकेट का दाम कितना है? ₹22.50 एक स्केच पेन का पैकेट का दाम कितना है? ₹22.50 ₹22.50 और एक कैंची का दाम कितना है? ₹17 एक कैंची का दाम कितना है? तो ₹17 कितना है? एक कैंची का दाम ₹17 है और 5 शीट चमकीला पेपर 5 शीट चमकीला पेपर का दाम कितना है? तो 1 शीट प चमकीला पेपर का दाम
₹2.50 तो 5 शीट चमकीला पेपर का दाम कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 आप आधा-आधा 5 को जोड़िएगा तो अढ़ाई को यानी कि ₹12.5 कितना हो जाएगा? ₹12.5 चमकीला शीट का और एक सजावटी स्टिकर का दाम ₹5 एक सजावटी स्टिकर का ₹5 और इस सभी को जोड़ेंगे यानी कि आपके सामने आया दशमलव का जोड़ है, दूसरा कुछ नहीं। दशमलव का जोड़ है। ₹15.50 किसका है? एक किरान का दाम है। ₹28 मूल्य है आपका पेंसिल का, ₹22.50 ₹22.50 दाम है। एक स्केच पेन का, एक कैंची का दाम है ₹17 एक कैंची का दाम है ₹17 और ₹12.50 ₹12.50 दाम है आपका 5 सेट चमकीला का क्योंकि एक चमकीला सेट का दाम कितना है? ₹2.50 एक सजावटी स्टिकर का दाम है ₹5 ठीक है? अब यह आपको दशमलव का जोड़ है, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या बैठाते हैं हम लोग? 0 बिठाते हैं, दशमलव लगाएँगे, 0 बिठाएँगे। तो चलिए, अब इसको जोड़ना है हमें। तो 50 पैसा, 50 पैसा, ₹1 आप 50 पैसा, डेढ़ पैसा, यानी कि ₹1.5 तो ₹1.5 का पैसा कितना होगा? 5, 50 हो जाएगा और ₹1 हासिल आके इधर जुट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 पैसा लिख लेते हैं और एगो हौसिलवा यहाँ पे लिख चुके हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे ₹1 बना के जोड़ लेते हैं। तो 1 का 5 6 6 8 14 14 2 14 दूनी 16 और 16 7 16 7 कितना होगा? 16 7 23 और 23 2 25 25 5 30 30 के 0 हाथ में 3 हाथ में 3 अब यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 9 1 10 ₹100 50 पैसा ₹100 50 पैसा तो कितना रुपया देना होगा? सोहेल को कितना रुपया देना होगा? तो ₹100 50 पैसा बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसमें सिर्फ़ दशमलव का जोड़ अगर आपको आता था तो इसको निश्चित रूप से आप बना लेते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ में कंटेंट सेक्शन में 15 में 15 लाना बिल्कुल ही ईज़ी है और आप 2-4 दिन मेहनत कर लेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। अब 2-4 दिन का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप पढ़ेंगे, तो आपको 15 में 15 नंबर आ जाएगा। लेकिन इतना है कि आप पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से 15 में 15 नंबर निश्चित रूप से आएँगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात की जा रही है 36 नंबर क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 30 मई पटना से चल रही है। कहाँ से चल रही है? पटना से चल रही है और कब चली? तो 30 मई 2020 को 23 बज के 40 मिनट पर 23 बज के 40 मिनट पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टाइमिंग लिख लेते हैं सबसे पहले 30 मई मेन तो टाइमिंग ही रहता है 30 मई 2022 को 2020 सॉरी 2020 दिया हुआ है। वो कितने बजे स्टार्ट हो रही है? स्टार्टिंग टाइम है इसका 23 बज के 40 मिनट पे क्या हो रहा है? घंटे पर चलती है। यानी कि जो समय हो रहा है ट्रेन खुलने का टाइम कितना है? 30 मई 2020 को ट्रेन तो खुलेगी लेकिन रात को 11 बज के 40 मिनट पे यानी कि 23 बज के 40 मिनट पे क्या होगी? ट्रेन खुलेगी और मुंबई कब पहुँचेगी? तो मुंबई आपको पहुँचेगी 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को यह कहाँ पहुँच जाएगी? मुंबई पहुँचेगी। यह पटना से खुलती है और मुंबई पहुँचती है 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को कितने बजे? तो 5 बजकर 15 घंटे पर पहुँचती है, यानी कि 5 बजकर 15 मिनट पर पहुँच जाती है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे 24 का फॉर्मेट टाइमिंग दिया हुआ है और यहाँ पे भी 24 का, क्योंकि आपको ट्रेन गाड़ी में आपको रात के 11 बज के 59 मिनट 10 बज के 12 मिनट नहीं बताते हैं, वहाँ पे बताएगा दिन के 1 बजता है ना, दिन में दोपहर में जब 1 बजेगा तो वहाँ पे 1 ना बोलकर कितना बोला जाता है? 13 बज रहा है, 13 बज के 5 मिनट यानी कि 1 बज के 5 मिनट को क्या बोला जाता है? 13 बज के 5 मिनट इस टाइप से ट्रेन में आपको टाइम दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पे 23 बजकर 40 मिनट बताया गया है, 23 बजकर 40 मिनट बताया गया है। यहाँ पे आपको 2 अगर फ़ॉर्मूला याद होंगे, 2 फ़ॉर्मूला की बात कर रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होंगे थोड़ा-सा कि मई में आखिर दिन कितने होते हैं? मई में आखिर दिन कितने होते हैं? मई में आखिर दिन कितने होते हैं? तो जो होशियार बच्चे होंगे वह क्या कहेंगे? सर 31 डे होते हैं। कितने होते हैं? 31 डे होते हैं, यानी कि 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। बताइए, ट्रेन तो खुला 30 मई को लेकिन पहुँच रहा है 1 जून को, यानी कि ट्रेन 31 मई को चलता रह गया। 31 मई को क्या हुआ?
यह चलता रह गया यानी कि सफ़र में था। तो 31 मई को पूरा 1 दिन जोड़ने में तो 1 दिन का कितना घंटा होता है? 1 दिन का 1 डे इक्वल टू क्या बोलेंगे? 1 डे इक्वल टू 24 ऑवर आप लोग तो पढ़े ही होंगे और इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो ये 24 घंटा ट्रेन चलता ही रह गया कब? ट्रेन चलता ही रह गया कब? तो 31 मई 2020 को। लेकिन ट्रेन तो खुला था कब? तो 30 मई 2020 को रात को 23 बज के 40 मिनट पे। तो यह 31 मई होने से 31 मई 2020 होने से कितने देर पहले ट्रेन खुला था? कितने देर पहले ट्रेन खुला था? तो 20 मिनट पहले खुला था। यानी कि 31 मई को रात के 12 बजे तक यानी कि 11 बज के 59 मिनट तक आपका ट्रेन का टाइमिंग क्या था? ट्रेन का टोटल टाइमिंग कितना लगा? तो 24 घंटा 20 मिनट, 24 घंटा 20 मिनट और कहा जा रहा है कि 1 जून को सुबह में 5 बज के 15 मिनट पे क्या होता है? पहुँच जाता है। यानी कि 5 घंटा 15 मिनट इसमें और जोड़ देंगे तो 20 और 15 मिनट, 20 मिनट और 15 मिनट कितना हो जाएगा? ऐसे 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 35 मिनट और 24 घंटा 5 घंटा कितना हो जाएगा? 29 घंटा, यानी कि कुल टाइम कितना लगेगा? 29 घंटा 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट लगेगा। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट मालूम है क्या करेंगे? यहाँ से 24 को जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वह सोचेंगे कि 30 मई महीना का लास्ट डे है और अगला 1 तारीख को तो पहुँच ही जा रहा है। यानी कि 5 घंटा 35 मिनट, तो 5 घंटा 35 मिनट ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो क्या ऑप्शन आपका सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कैलेंडर में मई के महीने में 31 दिन होते हैं, ना कि 30 दिन होते हैं। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को अवश्य रूप से लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 37 नंबर। 37 नंबर में है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 5 अंकों की संख्या है। कितना है? 5 अंकों की संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट इसका बहुत हार्ड मेथड बताते हैं। बहुत सारे टीचर भी बताते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं जाना। कितना अंक है? 5 गो अंक कहा जा रहा है। कै गो अंक? कै गो अंक है देखिए, 5 अंक कहा जा रहा है, तो 5 गो खाली स्थान बना लेते हैं। खाली स्थान या बॉक्स कुछ भी बना लीजिए, हम खाली स्थान बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जितना कहेगा उतना बना लेना है। जितना कहेगा उतना बना लेना है। 5 अंकों वाली संख्या 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान यानी कि 100वां स्थान आपको पता है? यहाँ पे इकाई, दहाई दहाई और उसके बाद सैकड़ा यानी कि सैकड़े वाले स्थान पे 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के 10,000वें स्थान यानी कि यहाँ पे देखिए पहले इकाई हो जाएगा। इसको इकाई दहाई लिख लेते हैं। इकाई दहाई आप लोगों को अब बताइए इकाई दहाई भी पढ़ाना पड़ रहा है। इकाई दहाई आपको तो आता ही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या? 10,000 10,000 क्या? 10,000 तब कहा जा रहा है कि इसमें पढ़ेंगे तो 100वें स्थान का अंक 100वें स्थान का अंक यानी कि यह वाला जो यहाँ पे कहा जा रहा है यह अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 3/4 है यानी कि किसका? 10,000 जो दिया गया है इसका 3/4 है। कितना है? 3/4 है। 3/4 कितना है? 3/4 यानी कि अगर इसका 3/4 अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 है, दहाई के स्थान पे अगर कितना है? 6 है, क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 3/4 यानी कि 3/4 कहा जा रहा है, 3/4 है, ठीक है? आगे चलते हैं, थोड़ा-सा और आगे पढ़ लेते हैं, 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 10वें यानी कि का दहाई अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है और इसका क्या है? 2/3 है यानी कि 2/3 है, 3 हिस्स में से 2 हिस्स, ठीक है? 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या है? वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक, अब 10वें स्थान का अंक दिया हुआ है। देखिए 10वें स्थान का अंक क्या दिया हुआ है? तो कहा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं?
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आखिर किसको कहते हैं? वर्ग है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं। छोटी सबसे अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो 3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सॉरी, सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मात्र फैक्टर 2 ही हो। एक स्वयं और दूसरा हुआ खुद नंबर। तो ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। वर्ग है यानी कि 2 का वर्ग 4, यानी कि दहाई के स्थान पे अब कितना है? 4 है। एक दहाई के स्थान पर कितना है? 4 है। तो देख लीजिए 4 किसके-किसके स्थान पे है। तो 4 तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 2 में तो दहाई का स्थान पे 4 तो है नहीं, गलत है। दहाई का स्थान पे 1 है जो कि गलत है, 4 होना चाहिए। कितना होगा? 4 होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़े तो 4 होना चाहिए। बस इसी यहीं तक हम लोग पढ़े, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी कि इस यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 4 तो है ही, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 8 का 3/4 8 का 3/4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 कट गया और 2 तिहाई 6 यानी कि यहाँ पे 6 ये भी वेरीफाई कर रहा है। 6 का 2 तिहाई 6 का 2 तिहाई 3 से कटा दिए, तो 2 दूना 4 ये भी वेरीफाई कर रहा है। यानी कि जो भी कंडीशन दिया गया है वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के लिए सटीक है, ठीक है? इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अन्यथा और हज़ारवें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक की इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। इस प्रकार से यह बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर इंडिकेट कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे कन्क्लूजन मिले, थोड़ा-सा निष्कर्ष मिले और वहाँ से ऑप्शन अगर साइड होने वाला हो तो ऑप्शन को काट करके हम लोग सही आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़े, पूरा आंसर निकालें। ऐसे हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट मेथड से चलना है हमें, ताकि आंसर भी बिल्कुल सही लगा पाएँ और कम समय भी लगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये बिल्कुल जोड़ है देखिए, योग कहा जा रहा है। योग का मतलब क्या होता है? प्लस यानी कि जोड़ 7 77 77 कह रहे हैं 17,863 17,863 17,863 पाने के लिए 8,008 8,088 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? यानी कि 8,008 8,008 8,088 8,888 के योग यानी कि इस तीनों संख्या का योग करना है, जोड़ना है। तीनों संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। तो चलिए जोड़िए 8 तिरी 24 के 4 या 8 8 16 8 24 24 के 4 हाथ में 2 2 8 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9 और 8 3 24 यानी कि 24,904 हुआ। कितना हुआ? इस तीनों का योगफल जो इस तीनों का योगफल की बात हो रहा है तो कितना हो रहा है? 24,904 आ रहा है और कहा जा रहा है कि 17,863 पाने के लिए क्या घटाना होगा? तो 24,904 जो आया है ना, इसी में से हमें कितना घटा देना है? बस 17,863 घटा दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक इकाई के स्थान पे क्या है? सबके स्थान पे इकाई के स्थान पे तो 1 ही है। इस प्रकार इसका तो ऑप्शन अभी क्लियरफाई नहीं हुआ कि आखिर कौन होगा? आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है कि 0 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। जब हासिल लेंगे तो 10 बनेगा और 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 4 है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 इस प्रकार से 41 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में तो 21 है, 31 है, जबकि यहाँ पे भी 41 और यहाँ पे भी 41 है। तो 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, 21 और 31 वाला गलत हो गया, 41 वाला अभी सही है। आगे चलते हैं, आगे घटाते हैं। 9 में से तो एक हासिल में चला गया था, तो 8, 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 0, 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। जबकि देखिए अब 3 अंक तो हमें मिला, इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए सैकड़ा वाला स्थान पे हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 है। ऑप्शन नंबर 3 में 0 है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? 1 है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसका घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 24 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 में से 17 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 7,041 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल जोड़ करके घटा देना था, इस प्रकार से आंसर था। बस आपको समझने का देर है, इसमें पहले घटाना है कि पहले जोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो गलती कर लेते हैं, कि पहले जोड़ ही लेते हैं, गलत कर लेते हैं। उस प्रकार से आपको नहीं करना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टीन पूर्ण रूप से भरी हुई है। एगो बाल्टीन है देखिए, बाल्टीन तो हमें बनाने आता नहीं है, उदाहरण कोशिश करते हैं कि बाल्टीन अपना बन जाए। इस प्रकार से आपका बाल्टीन है, क्या है? बाल्टीन है।
जो कितना है, धारिता इसमें क्या है? धारिता का मतलब आयतन होता है, इसमें इतना सामान आ सकता है, तो कितना कहा गया है? इसमें 16 लीटर यानी कि कितना कहा गया है? 16 लीटर। हम लोग तो बाल्टी बहुत अच्छा बना लिए। अब यहाँ पे इसमें कितना है? इसका डेंसिटी कितना है? यानी कि इसका धारिता कितना है? तो 16 लीटर है। कितना है? 16 लीटर पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, यानी कि यह बाल्टीन पूर्ण रूप से लबालब पानी बाल्टीन से भरी हुई है। इसके अंदर में क्या है? पानी है और कितना लीटर पानी है? तो 16 लीटर पानी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे-छोटे बर्तनों से भरा जाना है। यह 16 लीटर पानी किस चीज़ से डालना है? बूँद-बूँद डालना है, लेकिन छोटे बर्तन से। एक बार में 16 लीटर पानी नहीं डालना है, छोटे-छोटे बर्तन से डालना है और बर्तन का नाम दिया हुआ है बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग किस चीज़ से भरना है? तो मग से भरना है। किस चीज़ से भरना है? तो मग से भरना है, मग से भरना है। मग द्वारा 50 बार पुण्यतः भरकर छोटे-छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। 50 बार इस मग से भरा जा रहा है। कितना बार? तो 50 बार टाइम्स कितना है? यानी कि कितनी बार? तो 50 बार। कितनी बार? 50 बार। यानी कि इस मग से 50 बार पानी डालेगा तो 16 लीटर पानी हो जाना चाहिए। तो अब कहा जा रहा है कि 50 बार पुण्यतः भरकर छोटे-छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है, तो मग की धारिता यानी कि इस मग में कितना पानी समा रहा है? इस मग में जो पानी का लेवल है, धारिता है इस मग का, तो इसमें कितना पानी आ रहा है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 16 लीटर, यानी कि 16 लीटर 50 बटा 50 बार, यानी कि कितना एमएल या कितना लीटर पानी होगा? इसको घटाने में तो आपको दिक्कत होगा, तो सबसे पहले 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 एमएल होते हैं। देखिए 1000 हुआ ना तो 16,050 कट जाएगा, बहुत जल्दी कट जाएगा। इसलिए हम लोग एमएल में चेंज कर लिए और सभी आंसर क्या दिए हैं? एमएल में दिए हुए हैं। अगर लीटर में आंसर होता तो हम लोग 16 को 50 से भाग कर देते, उतना आपका क्या हो जाता? एम लीटर हो जाता है आंसर, लेकिन लीटर में तो आंसर दिया नहीं है। किस चीज़ में दिया हुआ है? एमएल में दिया हुआ है। आंसर एमएल में देने होने के कारण यहाँ पे हमने लीटर को एमएल में चेंज कर दिया, यानी कि मिलीलीटर में चेंज कर दिया। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 16 लीटर में कितना? तो 16,000 कितना कहेंगे? 16,000 मिलीलीटर। यहाँ से एक-एक नियम का चलेगा, 16 गुना करेंगे, इधर 16 में 1 से गुना किया तो 16 लीटर हो गया और इधर में 16 में 1000 से गुना करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। यानी कि 16 लीटर बट्टा 50 को हम 16,000 कितना? 16,000 बट्टा 50 एमएल भी लिख सकते हैं। अब इसका जो मात्रक आएगा, वह क्या आएगा? एमएल में आएगा। तो दोनों आंसर सही है। अब 16 को 50 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा? आप भाग करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वह लीटर में होगा, जबकि इसको भाग करेंगे तो एमएल में होगा। तो इसके आंसर से हमें कुछ करना नहीं है, इसके आंसर से हमें कुछ करना नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि जो भी आंसर आपको दिया गया है वह किस चीज़ में दिया हुआ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको भाग करें। भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म और 1600 को 5 से कटाना है, 1600 को 5 से कटाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते ही कटा देंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग लॉन्ग मेथड का प्रयोग करते हैं ताकि जिससे भाग नहीं आता वो भी समझ सके। तो 5 तिया 15 के लिख दिए 15 और 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 जीरो उतरेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया। अब जीरो उतरेगा, जीरो यहाँ पे लिखेंगे और जीरो हटा देंगे। यानी कि 320 एमएल कितना? 320 एमएल आ रहा है, 320 एमएल। तो क्या 225 एमएल सही है? 250 एमएल सही है? 275 एमएल सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 और 320 एमएल बिल्कुल सही है। किस प्रकार से आया ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होते, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताएँगे सेम क्वेश्चन पे। अगर 20 लीटर धारिता होता और 50 बार ही हम मग से पानी भरते, तो इसका आंसर क्या होता? कितने लीटर का मग होता या कितने ग्राम का, कितने मिलीलीटर का क्या होता? मग होता। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे। इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे किराया से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितना दूरी से संबंधित है, यानी कि मूल्य और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा, एक टैक्सी जा रहा है, एक यात्रा तो कर रहा है, टैक्सी के द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं हम सफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी का रूल क्या बनाया गया है कि पहले 2 किलोमीटर कहा जा रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए, यानी कि शुरुआत तो हम यहाँ से किए, तो पहला 2 किलोमीटर यहाँ इधर से थोड़ी होगा, इधर से ही होगा, यानी कि इतना किलोमीटर हम गए, कितना गए? तो 2 किलोमीटर यात्रा किए, कितना? 2 किलोमीटर यात्रा किए, तब ₹50 का भाड़ा दिखाता है। 2 किलोमीटर
यात्रा के लिए 2 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना रुपया? तो 50 रुपया। कितना रुपया? तो 50 रुपया दिखाता है। यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट किए हुए थे और यहाँ पहुँच गए तो क्या हो गया? यहाँ पहुँच गए तो आपका 50 रुपया लग गया। क्या लग गया? 50 रुपया कंप्लीट हो गया। यानी कि हम 2 किलोमीटर यात्रा दूरी तय किए तो टैक्सी का मूल्य कितना आया? 50 रुपया आया। यहाँ तक हम लोग पढ़े तो इतना हम लोग समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया भाड़ा देना है। अब इसके बाद इस यात्री को जहाँ तक जाना है जितना भी चलना है, प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के कितना 1 किलोमीटर रुपया के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया आपको देना होगा? प्रति 1 किलोमीटर के लिए आपको 16 रुपया देना होगा। कितना देना होगा? 16 रुपया देना होगा जबकि पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया देना होगा। ध्यान से। अब कहा जा रहा है, भाड़ा दिखाता है, मंजू ने अपने घर से कौन है? व्यक्ति का नाम कौन है? मंजू है। अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा करती है। घर, यह आपका स्टार्टिंग घर है और यह आपका रेलवे स्टेशन है। कहाँ है? रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक यात्रा करती है और कहा जा रहा है कि यात्रा में कितना रुपया देती है? तो 258 रुपया किराया देती है। मंजू के द्वारा कितना रुपया दिया गया? मंजू के द्वारा कुल रुपया आपको 258 रुपया टैक्सी वाले को दिया गया, आपको नहीं दिया गया। किसको दिया गया? टैक्सी वाले को दिया गया। तो अब पूछा जा रहा है कि कितना रुपया दिया गया? 258 रुपया दिया गया, लेकिन उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया। क्या दिया गया है? रुपया तो दे दिया है, इतना रुपया मंजू दी टैक्सी वाले को और बताया जा रहा है आपको प्रति किलोमीटर का भी रेट दिया हुआ है, पहले 2 किलोमीटर का भी रेट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी क्या है? मंजू के घर और स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे ना। पहले 2 किलोमीटर का मूल्य निकाल लेंगे तो अढ़ाई 258 रुपया दिया गया जिसमें से पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देती है? 50 रुपया। यानी कि 50 रुपया हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे तो 208 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 208 रुपया। अब कहा जा रहा है कि 16 प्रति किलोमीटर 16 रुपया लगता है। यानी कि अब 16 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 258 रुपया तो कुल दिया गया था जिसमें से 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया दिया गया। तो बाकी 208 रुपया ना प्रति 16 किलोमीटर के लिए दिया है। प्रति किलोमीटर के लिए 16 रुपया दिया। तो इस प्रकार से हम 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको घटाइए 180 160 सॉरी 160 कितना हो गया? 10 और इधर बचेगा 40 48 यानी कि 3 इसमें और जोड़ दीजिए। हमने कटाया 160 प्लस 48 इस प्रकार से करके कटाया है और इसको कटा के 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 13 किलोमीटर यात्रा की है। यहाँ पे 13 किलोमीटर है और यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितना हो गया? 15 किलोमीटर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकालना है आपको तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। देखिए, इसमें 2 लड़कियाँ हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक मारिया है और दूसरा शहनाज है। पहला मारिया, दूसरा शहनाज है और 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। क्या है? अंक दर्शाती है। ठीक है? अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये तो अंक दिया गया, मारिया का अंक दिया गया है अंग्रेजी में कितना दिया गया? अंग्रेजी में सॉरी थोड़ा-सा बैक हो गया। यहाँ पे अंग्रेजी के लिए दिया हुआ है 74 नंबर, जबकि शहनाज को 81 नंबर आया। उसी प्रकार से शहनाज को गणित में 78 आया, जबकि मारिया को 88 नंबर आया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है देखिए, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन तो कोई अंक में दिया नहीं है, तो हम लोग इसके एक-एक ऑप्शन को पढ़ना होगा और समझना होगा कि आखिर कहा क्या जा रहा है। भाषाओं को छोड़कर तब भाषा किसको कहते हैं? लैंग्वेज पेपर हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए पहला तो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश हो जाएगा, दूसरा आपका हिंदी हो जाएगा। यानी कि हिंदी को छोड़कर क्या करना है? इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देना है। इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देना है। छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए क्या? ऐसा है?
बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मारिया, मारिया का 65 है, क्या है? मारिया का 65 है, मारिया का 65 है जबकि शहनाज का 77 है। लेकिन कहा जा रहा है आपके यहाँ पे कहा जा रहा है मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में यानी कि गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में शहनाज से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन यह गलत हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में मारिया के कम अंक आए हैं, मारिया के कम अंक आए हैं जबकि शहनाज के ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग और फिर यहाँ से डाटा इरेज़ कर लेते हैं। आपको काट-छाँट नहीं करना है। दूसरा नंबर ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने किसका बात हो रहा है? मारिया का बात हो रहा है और किससे? तो शहनाज से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन कितने विषय में? तो 2 विषय में। कितने विषय में? तो केवल 2 विषय में। चलिए हम लोग काउंट करते हैं। एक में तो कम, दूसरे में देखिए एक यह ज़्यादा है, दूसरा यह जाता है और तीसरा यह जाता है। यानी कि कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि कहा क्या जा रहा है? तो 2 अंक जिसकी वजह से यह क्या है? ऑप्शन गलत है। यह क्या है? ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से गणित और विज्ञान में इस प्रकार आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तीसरा गलत तो चौथा आंसर हो जाएगा और तीसरा सही तो चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है? 2 ऑप्शन साइड हो गया, अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फिर से डाटा हम लोग क्लीन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि गणित और विज्ञान में शहनाज, गणित और विज्ञान में शहनाज, गणित और विज्ञान, ये गणित हो गया और यह विज्ञान हो गया। किसकी बात हो रही है? शहनाज की बात हो रही है। किसकी? शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। प्राप्तांक से अधिक है। यानी कि देखिए यहाँ पे मारिया के है, मारिया की कितना है? मारिया, यहाँ पे हम लोग मारिया लिख लेते हैं। एम फॉर मारिया और एस फॉर शहनाज। मारिया की कितना है? गणित में 88 है और विज्ञान में 90 है। विज्ञान में 90 है जबकि शहनाज के 78 हैं और विज्ञान में 82 है। इसको जोड़ देते हैं तो 2 और 0, 2 और 8 जोड़ेंगे तो 0 यानी कि 10 और 7 8 15, 15 1 16, 160 अंक हुआ। जबकि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 यानी कि 178 अंक हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त से प्राप्तांक से क्या है? अधिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? शहनाज की तो कम है। शहनाज की क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अधिक है जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 किसकी वजह से गलत होगा? क्योंकि अधिक कहा जा रहा है। अगर कम कहता तो बिल्कुल सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 की ओर। ऑप्शन नंबर 4 की ओर कहा जा रहा है 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। चौथा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा तो आंसर बिल्कुल सही ही होगा। लेकिन फिर भी इसे चेक कर लेते हैं क्या यह सही है या नहीं, क्योंकि सीटेट में को होता है कि कभी-कभार ऑप्शन चारों गलत भी हो जाते हैं। उसमें सभी को नंबर भी मिल जाते हैं, लास्ट में ऑल आउट एबव करके आ जाता है और उसका सही आंसर सबको मिल जाता है, सही नंबर। ठीक है? लेकिन चौथा ऑप्शन आपसे क्या कहा जा रहा है? मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। मारिया और शहनाज के क्या है? कुल प्राप्तांक समान है। तो क्या है? समान की बात हो रही है। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग जोड़ लेते हैं मारिया और शहनाज के कुल अंक को जोड़ लेते हैं। कहा जा रहा है समान है। तो मारिया के है 74 प्लस 88 प्लस 65 प्लस 73 और प्लस 90 इसको जोड़ लेंगे। फिर इधर 81 प्लस 78 प्लस 77 प्लस 72 प्लस 82 इस सभी को जोड़ेंगे तो डाटा आएगा 390। कितना आएगा? 390 और इसका भी आएगा 390 यानी कि यह दोनों क्या है? एकदम बराबर है। 390 इक्वल टू 390 हम लिख सकते हैं। 390 इक्वल टू 390 लिख सकते हैं और बिल्कुल क्या है? सही है। इस प्रकार से आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं हम। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या किया जाए? किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्या तो पहले पूर्ण संख्या कहते किसको है? तो 2 पूर्ण संख्याओं का योग ये एक पूर्ण संख्या हो सकता है जैसे कि 5 प्लस 8, 3 प्लस 4 जोड़ दिए तो 5 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के इस गुण को सर्वाहक भी कहते हैं, यानी कि योगफल भी कहते हैं। किसी भी 2 संख्याओं का योग जोड़ेंगे यानी कि 3 प्लस 4 किए तो 7 ही आया और 4 प्लस 3 भी करेंगे तो 7 ही आएगा। 8 प्लस 5 किए तो 13 आया और 5 प्लस 8 भी करेंगे तो 13 ही आएगा। इस प्रकार से कहा जा रहा है, होता है, एक पूर्ण संख्या ही होता है। यानी कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। पूर्ण संख्या की इस गुण को इस प्रकार
उल्लेखित किया जाता है। क्या कहते हैं? तो सर्ववाहक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ववाहक गुण कहते हैं। क्रमबिन्वय नियम तो कहा नहीं जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? क्रमबिन्वय नियम तो नहीं कहा जा रहा है, क्रमबिन्वय नियम तो नहीं कहा जा रहा है, साहचर्य गुण भी नहीं कहा जा रहा है, वितरक गुण भी नहीं कहा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से अपना सेशन तो कंप्लीट हो गया और मैं आप सभी को जानकारी बता दूँ कि यह सेशन काफ़ी अच्छी आपको लगी होगी और इसी टाइप से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्रतिदिन एक संडे को छोड़कर और 1 दिन डीएलएड की क्लास बीच में होगी, जो कि 1 सप्ताह 1 दिन में 1 वीडियो में ही 1 चैप्टर को समाहित किया जाता है। डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, अभी फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन हुआ ही नहीं है और डीएलएड सेकेंड ईयर का क्लासेस भी आपको 8 बजे भी इसी चैनल पे मिलेगी। 8 बजे इसी चैनल पे यानी कि किस चैनल पे? डीवीएस टीच पे ही मिलेगी। किस पे मिलेगी? डीवीएस टीच पे ही मिलेगी और सीटेट मैथ के लिए भी सीटेट मैथ के लिए भी यह क्लासेस आपको कितने बजे मिलेगी? 8 बजे मिलेगी। एक आपको किस दिन छोड़कर? तो संडे को छोड़कर। किस दिन? संडे को छोड़कर क्योंकि संडे को आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके लिए कोई भी चार्जेज़ आपको देने नहीं होंगे। लेकिन एप्लीकेशन का लिंक आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगे, ठीक है? और वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको आने लगेंगे। ये सभी जानकारी आपको लेटेस्ट जानकारी जो थी हमारी टीम के द्वारा वो आपको बता दी गई है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे अगर पसंद आई होगी तो, ठीक है? और जो हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे वीडियो के अंतर्गत, तो उसका सही आंसर क्या होगा वह आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएँगे, ठीक है? जो-जो कमेंट करेंगे उन सभी का नाम अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। हम सभी लोग फिर अगली सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। धन्यवाद।